नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन में आज बात होगी बीजेपी नेता बग्गा की गिरफ्तारी पर चल रहे सियासी ड्रामे की, काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद की। जानेंगे अजान में लाउडस्पीकर के उपयोग पर क्या है कोर्ट का आदेश, आजम खान की जमानत याचिका को लेकर क्यों नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट। बात करेंगे अमित शाह के बयान पर बिहार एनडीए में मची हलचल की, WHO की रिपोर्ट पर फंसी मोदी सरकार की, और बुलेटिन के आखिर में बात देश की बढ़ती जनसंख्या पर लगते ब्रेक की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जहांगीरपुरी में हुई बुलडोजर कार्रवाई पर वृंदा करात का बयान। सुप्रीम कोर्ट में बोली सीपीआई नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद, मुस्लिमों को दबाना, उन्हें निशाना बनाना था जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाने का मकसद। कर्नाटक में बीजेपी विधायक का बड़ा खुलासा। बसनगौड़ा यत्नाल ने कहा, मुख्यमंत्री बनाने के लिए मुझसे मांगे गए थे 2500 करोड़ रुपए, कांग्रेस ने की जांच की मांग। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच अधिकारियों की लड़ाई पर सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संविधान पीठ का गठन। प्रशासनिक सेवाओं को कौन करेगा नियंत्रित, इसे लेकर संविधान पीठ करेगी सुनवाई। कोर्ट ने कहा, कोई भी पक्ष सुनवाई टालने की ना करे मांग। भारी गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 866 अंकों की गिरावट के साथ 54,835 अंकों पर हुआ बंद, तो निफ्टी 271 अंकों की गिरावट के साथ 16,411 अंकों पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर दिन भर सियासी ड्रामा चलता रहा, जिसमें 3 राज्यों की पुलिस भी आपस में टकरा गई। मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया। पंजाब पुलिस अपनी कार्रवाई को कानूनी रूप से सही ठहरा रही है, लेकिन दिल्ली पुलिस इस पर सवाल उठा रही है। इस बीच हरियाणा पुलिस की भी इस मामले में एंट्री हो गई। तो कैसे दिल्ली और पंजाब पुलिस की लड़ाई में आई हरियाणा पुलिस, और क्यों बग्गा को पंजाब ले जाने में कामयाब नहीं हुई पंजाब पुलिस, देखिए ये रिपोर्ट। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर 3 राज्यों की पुलिस आपस में भिड़ गई। बग्गा को गिरफ्तार करके पंजाब ले जा रही पंजाब पुलिस जैसे ही हरियाणा के कुरुक्षेत्र पहुंची, तो वहां हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस का रास्ता रोककर पंजाब पुलिस से ही पूछताछ शुरू कर दी। तो वहीं दिल्ली पुलिस ने भी पंजाब पुलिस पर बग्गा की किडनैपिंग का मामला दर्ज कर लिया और कुरुक्षेत्र पहुंचकर बग्गा को अपने कब्जे में ले लिया और उसे वापस दिल्ली ले आई। ये पूरा मामला कोर्ट तक पहुंच गया है। पंजाब पुलिस ने हाईकोर्ट में हरियाणा और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को चुनौती दी। हाईकोर्ट ने भी तुरंत इस पर सभी पक्षों से जवाब मांग लिया, लेकिन पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार की उस मांग को मानने से इनकार कर दिया, जिसमें बग्गा को दिल्ली जाने से रोकने की मांग की गई थी। इस बीच दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने कहा है कि उसने पंजाब पुलिस के किसी भी अफसर को हिरासत में नहीं लिया है, लेकिन इस पूरे मामले में अब राजनीति तेज हो गई है। दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया, तो दूसरी ओर आप ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने फिल्म कश्मीर फाइल्स को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल की आलोचना की थी। बग्गा के ट्वीट को लेकर उनके खिलाफ आप नेता ने पंजाब में एफआईआर दर्ज कराई थी। पंजाब पुलिस का दावा है कि उसने बग्गा को 5 बार नोटिस भेजा था, लेकिन नोटिस का जवाब नहीं मिलने पर हमें ये एक्शन लेना पड़ा। बग्गा की गिरफ्तारी ने साफ कर दिया है कि कैसे राजनीतिक दल अपने विरोधियों को दबाने और अपने फायदे के लिए पुलिस का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी को भी पीएम मोदी के खिलाफ ट्वीट करने के मामले में असम पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पंजाब पुलिस ने तो आप नेताओं के खिलाफ बयान देने के मामले में दूसरी पार्टियों के कई नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं। कोर्ट भी इस तरह की कार्रवाई को लेकर पुलिस को फटकार चुका है, लेकिन राजनीति के दबाव में इस तरह के मुकदमे लगातार लिखे जा रहे हैं। बग्गा की गिरफ्तारी पर दिल्ली से पंजाब तक हंगामा मचा हुआ है, तो यूपी में भी आज हंगामा मचा रहा। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद के बीच एक सर्वे टीम मौके पर पहुंच गई और मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी शुरू कर दी गई। तो क्यों कराई जा रही है मस्जिद परिसर की वीडियोग्राफी और क्या है पूरा विवाद, देखते हैं इस रिपोर्ट में। आज सुबह से ही वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में पुलिस व्यवस्था सख्त दिखाई दे रही थी। शुक्रवार यानी जुमे का दिन था और इस दिन आम दिनों की तुलना में नमाज पढ़ने के लिए ज्यादा लोग पहुंचते हैं और आज ये संख्या तो और भी ज्यादा थी। कारण था श्री काशी विश्वनाथ धाम ज्ञानवापी परिसर में बने श्रृंगार गौरी और दूसरे देव विग्रहों की वीडियोग्राफी और सर्वे का, जिसके लिए कोर्ट एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र के निर्देशन में पूरी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। जैसे ही सर्वे की टीम मौके
मौके पर पहुंची, अचानक नारेबाजी शुरू हो गई। दोनों ही पक्षों की ओर से धार्मिक नारे लगाए गए। हिंदू पक्ष वीडियोग्राफी का समर्थन कर रहा है, जबकि मस्जिद कमेटी ने कहा कि वो मस्जिद के अंदर किसी भी तरह की वीडियोग्राफी की इस प्रक्रिया का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करते रहेंगे। सर्वे टीम के पहुंचते ही हंगामा तेज हो गया। गहमा गहमी के माहौल के बीच आसपास की दुकानें बंद हो गईं। भारी हंगामे के बीच सर्वे का काम चलता रहा। दरअसल कोर्ट ने साफ कर दिया कि सर्वे की रिपोर्ट हर हाल में 10 मई से पहले कोर्ट के पास पहुंच जानी चाहिए। वैसे तो काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद काफी पुराना है, लेकिन श्रृंगार गौरी को लेकर ये खींचतान 8 महीने ही पुरानी है। 17 अगस्त 2021 को रेखा, राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता साहू और मंजू व्यास नाम की 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी मंदिर में पूजा करने को लेकर अदालत में याचिका दायर की थी। उन्होंने मंदिर में रोजाना दर्शन पूजन की इजाजत मांगी थी। कोर्ट ने अगले दिन ही याचिका स्वीकार कर सही स्थिति को जानने के लिए वकीलों का एक कमीशन गठित करने का आदेश दे दिया। न्यायालय ने 2 बार कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया, लेकिन ना तो कमीशन गठित हो पाया और ना ही मंदिर में सर्वे ही कराया जा सका। इसके बाद 8 अप्रैल 2022 को सीनियर डिवीजन के कोर्ट ने अजय कुमार मिश्र को कोर्ट कमिश्नर बनाया और मस्जिद की वीडियोग्राफी कराने का आदेश दे दिया। ये कार्रवाई 19 अप्रैल को होनी थी कि 18 अप्रैल 2022 को वाराणसी के जिला प्रशासन और कमिश्नरेट ने सुरक्षा कारणों के चलते इस पर रोक लगाने की मांग कर दी। प्रशासन ने दावा किया कि मस्जिद में सिर्फ सुरक्षा कर्मियों और मुस्लिम समुदाय के लोगों को ही जाने की अनुमति है, लेकिन कोर्ट ने अपना पुराना आदेश जारी रखते हुए साफ कर दिया कि ईद के बाद सर्वे का काम हो और 10 मई से पहले वीडियोग्राफी की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए। विवाद सिर्फ मंदिर और मस्जिद के बीच में नहीं चल रहा है, बल्कि धर्म स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। लाउडस्पीकर पर दी जाने वाली अजान पूरे देश में इस समय मुद्दा बन गई है। इस विवाद पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। क्या कहा है हाईकोर्ट ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश में इस वक्त लाउडस्पीकर विवाद सुर्खियों में बना हुआ है। इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों में जमकर बहस हो रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। इस सियासी कोहराम के बीच इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी आई है। कोर्ट ने कहा है कि मस्जिदों पर लाउडस्पीकर का प्रयोग करना मौलिक और संवैधानिक अधिकार नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा कि अजान इस्लाम का अभिन्न अंग है, लेकिन लाउडस्पीकर से अजान देना इस्लाम का हिस्सा नहीं है। इसके साथ ही हाईकोर्ट की डबल बेंच ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें मस्जिद में लाउडस्पीकर लगाने की मांग की गई थी। हालांकि ये मामला अभी का नहीं है, लेकिन इस वक्त ये विवाद सुर्खियां बटोर रहा है। ऐसे में इस वक्त कोर्ट की इस टिप्पणी का आना काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल बदायूं के बिसोली गांव स्थित एक मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाकर अजान करने की मांग की एप्लीकेशन एसडीएम को दी गई थी। 3 दिसंबर 2021 को एसडीएम ने लाउडस्पीकर लगाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। एसडीएम के इसी आदेश को इरफान नाम के युवक ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके चुनौती दी थी, लेकिन अब याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया गया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे के ऐलान के बाद से ये मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और अब पूरे देश में फैल चुका है और खासकर बीजेपी शासित राज्यों में इस मामले को ज्यादा तूल दिया जा रहा है। खासकर अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो सीएम योगी ने 21 अप्रैल को आदेश दिया था कि किसी भी लाउडस्पीकर की आवाज कैंपस से बाहर नहीं आनी चाहिए, जिसके बाद 30 अप्रैल तक यूपी में धार्मिक स्थलों पर लगाए गए 45,773 लाउडस्पीकर को हटा दिया गया। वहीं 58,861 लाउडस्पीकर की आवाज धीमी कर दी गई है। लाउडस्पीकर पर अजान इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये कहते हुए कोर्ट ने लाउडस्पीकर की इजाजत नहीं दी। कोर्ट से अजान पर तो फैसला आ गया, लेकिन आजम खान के मामले में फैसला अभी भी लटका हुआ है। 4 महीने से कोर्ट आजम खान की जमानत याचिका पर फैसला नहीं दे पाया है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी दिखाई है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट पर कड़ी टिप्पणी की है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि 137 दिन से आदेश नहीं आया है, ये न्यायिक प्रक्रिया का मजाक है। कोर्ट ने कहा, हम इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहते हैं, जरूरी हुआ तो इस पर आदेश देंगे। सुप्रीम कोर्ट अब 11 मई को इस मामले में सुनवाई करेगा। दरअसल आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये
टिप्पणी की है। आपको बता दें कि आजम खान को 86 मामलों में कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। सिर्फ एक मामले में उनकी याचिका पर सुनवाई अटकी हुई है। 5 मई को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित कर लिया था। कोर्ट अगले हफ्ते तक अपना फैसला सुना सकती है। अगर आजम खान की जमानत अर्जी मंजूर हो जाती है तो वो जेल से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि बाकी मामलों में कोर्ट ने उन्हें पहले ही जमानत दे रखी है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की पीठ कर रही थी। आजम खान पर आरोप है कि उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी के लिए जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट इस मामले में पिछले साल दिसंबर में ही सुनवाई पूरी कर चुका है और अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मामले में पिछली सुनवाई पर राज्य सरकार ने आजम खान की तरफ से जमानत याचिका दाखिल होने के बाद हाई कोर्ट में अर्जी देकर कुछ और सबूतों के लिए वक्त मांगा था। अदालत ने 4 मई को सुनवाई की तारीख तय की थी, लेकिन ईद की छुट्टी की वजह से चीफ जस्टिस के आदेश के तहत 2 मई के सभी केस की सुनवाई 4 मई को हुई, जबकि 4 मई के सभी केस की सुनवाई 5 मई यानी गुरुवार को हुई थी। प्रदेश सरकार की तरफ से 29 अप्रैल को ही हलफनामा दाखिल किया जा चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी के बाद उम्मीद की जा रही है कि आजम खान अब जल्द ही जेल से बाहर होंगे। आजम को जल्द ही जेल से बाहर आने की उम्मीद दिखने लगी है, तो दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान बिहार एनडीए के बीच बवाल का कारण बनता जा रहा है और बीजेपी बिहार की सत्ता से बाहर होने की आशंका पैदा हो रही है। शाह के बयान को लेकर बीजेपी और जेडीयू आपस में भिड़ गए हैं। तो क्या कहा अमित शाह ने, जिससे बिहार में एनडीए गठबंधन में दिख रही है फूट। बीजेपी और जेडीयू के बीच पहले से ही रिश्ते सही नहीं चल रहे हैं। नीतीश कुमार की आरजेडी नेताओं से बढ़ती नजदीकी और बीजेपी से बढ़ती दूरियों ने साफ कर दिया है कि बिहार में कभी भी खेला हो सकता है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के एक बयान ने भी जेडीयू को भड़का दिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल पहुंचे अमित शाह ने सिलीगुड़ी की जनसभा में दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस अफवाह फैला रही है कि नागरिकता कानून लागू नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि कोरोना के बाद हम नागरिकता कानून लागू करेंगे। नागरिकता कानून एक वास्तविकता थी, एक वास्तविकता है और एक वास्तविकता रहेगी। उन्होंने आगे कहा कि कुछ भी नहीं बदला है। अमित शाह के बयान पर ममता बनर्जी की तुरंत प्रतिक्रिया आई। ममता ने कहा कि वे नागरिकता कानून के बारे में बात कर रहे हैं, तब पीएम और सीएम चुनने वाले इस देश के नागरिक नहीं थे। नागरिकता कानून बिल लैप्स हो गया है, वो बिल को संसद में क्यों नहीं ले जा रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि नागरिकों के अधिकारों पर अंकुश लगे। हम सबको साथ रहना है, एकता ही हमारी ताकत है। बीजेपी और टीएमसी के बीच चल रही इस लड़ाई में अब जेडीयू की भी एंट्री हो गई है। जेडीयू के बिहार प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि बिहार में नागरिकता कानून लागू किए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। ये जेडीयू के एजेंडे में नहीं है। पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका विरोध किया था। जेडीयू का स्टैंड बदला नहीं है। इसके साथ ही जेडीयू कोटे से मंत्री संजय झा ने भी कहा कि बिहार में नागरिकता कानून और एनआरसी की जरूरत नहीं है। हमारा स्टैंड क्लियर है, हम इसे बिहार में लागू नहीं करेंगे। जेडीयू के स्टैंड से साफ है कि अगर बीजेपी इसे लागू करने की कोशिश करती है तो बिहार में जेडीयू एनडीए का साथ छोड़ सकती है। नागरिकता कानून का मुद्दा मोदी सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। सहयोगी ही सवाल उठा रहे हैं। सवालों में तो कोरोना को लेकर भी मोदी सरकार घिरी हुई है। WHO की रिपोर्ट में दावा किया गया कि कोरोना से जिन लोगों की जान गई उनका आंकड़ा सरकार ने छिपाया है, जिस पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेर लिया है। WHO की हाल ही में आई रिपोर्ट ने हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि इस रिपोर्ट ने मोदी सरकार के झूठ से पर्दा उठा दिया। हालांकि कोरोना काल में जा रही अनगिनत जानें पहले ही सरकार की कुव्यवस्था को उजागर कर रही थी। साथ ही विपक्ष भी बार बार सरकार से सवाल पूछ रहा था, लेकिन सरकार ने कभी सीधा और सही जवाब नहीं दिया। लेकिन अब सरकार के सभी झूठ उजागर हो चुके हैं, क्योंकि WHO की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कोरोना के कारण 2020-21 के दौरान दुनिया में 1.5 करोड़ लोगों की जान गई थी, जिसमें से अकेले भारत में ही 47 लाख लोगों की जान कोरोना महामारी के चलते गई थी, जबकि भारत सरकार का कुछ और ही कहना था। अब इस पूरे मामले में मोदी सरकार घिर गई है और उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इतना ही नहीं, मोदी सरकार पर झूठ बोलने के आरोप भी लग रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने कहा कि कोरोना के कारण देश में मारे गए लोगों के बारे में सरकार ने गलत आंकड़ा देकर दुनिया के सामने भारत की छवि को खराब किया है, इसलिए उसको अपनी गलती स्वीकार करते हुए इस संबंध में सही आंकड़ा देने
के लिए सर्वदलीय आयोग का गठन करना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और तमाम एजेंसियों का कहना है कि भारत ने कोरोना से जान गंवाने वालों की संख्या सही नहीं दी है। आंकड़ों में हेराफेरी की गई है। भारत दुनिया में दूसरा देश है जिसने कोरोना पर सही आंकड़ा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि WHO कहता है कि कोरोना के कारण 2020-21 के दौरान भारत में 47 लाख लोगों की जान गई, जबकि मोदी सरकार ये संख्या 5,24,000 बताती है। WHO के मुताबिक भारत सरकार ने जो डेटा दिया है वो वास्तविकता से 10 गुना कम है। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी मोदी सरकार पर हमला करते हुए उसके आंकड़े पर सवाल उठाए और कहा कि विज्ञान झूठ नहीं बोलता, इसलिए सरकार को सही आंकड़ा देना चाहिए। इसके अलावा कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी रिपोर्ट का हवाला देते हुए सरकार को घेरा था। अब देखना होगा कि सरकार अपने झूठ पर पर्दा डालने के लिए क्या नया पैंतरा आजमाती है। और बुलेटिन के आखिर में बात जनसंख्या वृद्धि दर में आई कमी की। देश की आबादी तेजी से बढ़ रही है। दावा किया जा रहा है कि जल्द ही भारत जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा। भारी जनसंख्या के चलते देश के सामने कई समस्याएं खड़ी हो गई हैं, लेकिन अब इसे लेकर एक राहत भरी खबर सामने आई है। देखते हैं ये रिपोर्ट। भारत की आबादी में भारी कमी आई है। कुल प्रजनन दर 2.2 से घटकर 2.0 हो गई है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर की रिपोर्ट से ये खुलासा हुआ है। जनसंख्या नियंत्रण उपायों की वजह से जनसंख्या कंट्रोल में काफी मदद मिली है। कुल प्रजनन दर को प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या के रूप में मापा जाता है, जो 2.2 से घटकर 2 हो गई है। लेकिन बिहार की बात करें तो ये दूसरे राज्यों की तुलना में इस बार भी फिसड्डी साबित हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि देश के बड़े राज्यों में बिहार इस मामले में सबसे ज्यादा अव्वल है। बिहार की प्रजनन दर 2.98 है, जो जनसंख्या वृद्धि के लिए काफी खतरनाक साबित हो रहा है। हालांकि इसके पीछे 4 और राज्य हैं, जिसमें मेघालय 2.91, उत्तर प्रदेश 2.35, झारखंड 2.26 और मणिपुर 2.17 शामिल है। सबसे बड़े राज्यों में बिहार और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इन दोनों राज्यों में अभी भी हर परिवार में बच्चों की संख्या 2 से ज्यादा है। सर्वेक्षण में ये भी सामने आया है कि अस्पतालों में बच्चों का जन्म भारत में 79% से बढ़कर 89% हो गया है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 87% और शहरी क्षेत्रों में 94% जन्म अस्पतालों में हो रहा है। बिहार के मामले में भी यही हालात हैं और राज्य में शहरी इलाकों की तुलना में ग्रामीण इलाकों में जन्म दर ज्यादा है। देश में जनसंख्या को लेकर किए जा रहे उपायों के सकारात्मक नतीजे अब सामने आ रहे हैं, लेकिन यूपी और बिहार में अभी स्वास्थ्य सुविधाओं और प्रजनन उपायों के प्रति लोगों में जागरूकता की कमी है, जिसकी वजह से बिहार में प्रजनन दर अभी ज्यादा बनी हुई है, जो सरकारी योजनाओं को लागू करने में बड़ी बाधा साबित हो रही है। अब बिहार सरकार को इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।